नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। बेटा आज हम जो है व्याकरण पुस्तक में से जो है क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कार्य। कार्य यानी कि जो किया जाता है या होता है। क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि खेल रहे हैं, बना रही है, पढ़ रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से जो है किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। सबसे पहला वाक्य देखते हैं कि लड़के खेल रहे हैं। तो इस वाक्य में जो कार्य हो रहा है वह हो रहा है खेलने का। लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में क्या बताया गया है? माँ खाना बना रही है, बना रही है। इन शब्दों के माध्यम से जो किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है कि माँ क्या कर रही है? खाना बनाने का। तीसरे वाक्य में बताया गया है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अर्थात पिताजी के द्वारा जो है अखबार पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो बेटा आपने यहाँ पर देखा कि खेल रहे हैं, बना रही है, पढ़ रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से जो है किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। ये शब्द जो है क्रिया है। तो इस प्रकार जो है क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब हम जो है धातु के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया के विषय में जानने से पहले हमें धातु के विषय में जाना जरूरी है कि धातु क्या होती है, धातु किसे कहते हैं। तो धातु की परिभाषा क्या होती है बेटा? कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे, उसने पढ़ा। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि पढ़ो, पढ़ता है, पढ़ेंगे, पढ़ा। इन सभी क्रियाओं में जो है पढ़ आया है। तो यह जो पढ़ है, यह पढ़ क्या है? आपका क्रिया का मूल रूप है। या हम यह कह सकते हैं कि क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से आता है उसे हम जो है धातु कहते हैं। और धातु में क्या होता है बेटा? कि धातु में ना प्रत्यय लगाने से वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। कैसे? जैसे मूल धातु क्या है आपके पास? पढ़, चल, हंस, खा, बैठ, उठ, सो, जा। ये क्या है? आपकी क्रिया के मूल रूप हैं। ठीक है। तो यानी कि ये धातु के जो क्या है, ये मूल धातु है आपकी। ये क्रिया का क्या है? मूल रूप है। जब हमने इनके साथ जो है धातु के बाद क्या बेटा? ना प्रत्यय लगता है। जब हमने ये ना प्रत्यय लगाया तो क्रिया का सामान्य रूप क्या बना? पढ़ना। चल प्लस ना चलना। ठीक है। चल प्लस ना चलना। हंस प्लस ना हंसना। खा प्लस ना खाना। लिख प्लस ना लिखना। दौड़ से दौड़ना। जा जाना। तो ये जो है बेटा इसमें क्या होता है कि जब मूल धातु के साथ हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वह आपका क्या बन जाता है? सामान्य रूप बन जाता है। अब हम जो है क्रिया के जो है प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया का जो वर्गीकरण है किन आधारों पर किया जाता है। पहला है कर्म की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से। अब कर्म की दृष्टि से जो है कितने भेद होते हैं? कर्म की दृष्टि से दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद हो जाते हैं। उनमें पहला क्या है? एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले जो हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ होता है? सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म युक्त क्रिया। स का अर्थ क्या होता है? सहित। और कर्मक यानी कि कर्म के साथ, यानी कि कर्म युक्त क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है?
जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में जो है क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, जैसे गीता पत्र लिख रही है, बंदर केला खाता है, शिल्पकार मूर्तियां बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, गीता ये क्या है, करता है, ठीक है। बंदर केला खाता है तो बंदर क्या है, करता है। शिल्पकार मूर्तियां बना रहा है तो शिल्पकार भी क्या है, करता है। आपने देखा कि ये क्या है, गीता, बंदर और शिल्पकार क्या है, करता है। तो लेकिन वाक्य में जो है लिख रही है, खा रहा है, बंदर केला खा रहा है तो खा रहा है, शिल्पकार मूर्तियां बना रहा है तो बना रहा है। तो ये जो क्रिया है, तो ये क्रिया का प्रभाव जो है इस कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है पत्र पर, केला पर, मूर्तियां। तो इनके ऊपर जो है क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि सकर्मक क्रिया में जो है क्रिया का जो फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के बेटा आगे दो भेद है। सबसे पहले हम इसकी पहचान समझेंगे बेटा। सकर्मक क्रिया की क्या पहचान है? वाक्य में जो क्रिया होती है, तो क्रिया के साथ जब आप क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करते हैं और अगर आपको उसका उत्तर मिलता है तो वह क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया है। जैसे गीता पत्र लिख रही है तो हम क्या प्रश्न करेंगे, गीता क्या लिख रही है, तो उत्तर मिलता है कि पत्र। तो यह आपका क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। अब जो है हम इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, माली पौधों को सींच रहा है, ठीक है। नेहा बर्तन धो रही है, नेहा बर्तन धो रही है, नेहा बर्तन धो रही है, ठीक है। आगे है, बच्चे कैरम खेल रहे हैं, बच्चे कैरम खेल रहे हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि माली पौधों को सींच रहा है, तो माली क्या काम कर रहा है, पौधों को सींचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेहा बर्तन धो रही है तो क्या कार्य कर रही है, वो बर्तन धोने का काम कर रही है। बच्चे कैरम खेल रहे हैं तो क्या कार्य कर रहे हैं, वो कैरम खेलने का। तो आपने देखा कि बेटा कि इन वाक्यों में क्या है, एक कर्म हो रहा है, यानी कि एक कार्य हो रहा है कि माली जो है पौधों को सींचने का काम कर रहा है, नेहा जो है बर्तन धोने का काम करी, एक ही कार्य हो रहा है। बच्चे कैरम खेल रहे हैं तो यहाँ पर जो कैरम खेलने का कार्य हो रहा है यानी कि एक ही कर्म हो रहा है। जिन वाक्यों में एक ही कर्म होता है वहां पर क्या है, एक कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि सकर्मक क्रियाओं में जो है दो कर्म होते हैं तो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जूही ने लता को उपहार दिया, पिताजी ने राकेश को नए जूते दिलवाए, माँ रोज गाय को रोटी खिलाती है, माँ रोज गाय को रोटी खिलाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा बेटा कि लता और उपहार, राकेश और जूते, गाय और रोटी,
ये क्या है बेटा, दो दो कर्म है, यानी कि ये जो वाक्य है इस वाक्य के अंदर जो है दो दो कर्म है। ठीक है, और इसमें अब आपको पता कैसे चलेगा कि द्विकर्मक ये क्रिया है, यानी कि इस वाक्य के अंदर दो कर्म है। इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो वाक्य दिया गया, जूही ने लता को उपहार दिया। द्विकर्मक क्रियाओं में क्या होता है, एक होता है प्राणीवाचक कर्म और दूसरा होता है अप्राणीवाचक कर्म। जो प्राणीवाचक कर्म होता है उसे हम कहते हैं गौण कर्म, और जो अप्राणीवाचक कर्म होता है वो होता है आपका मुख्य कर्म। और इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्रिया के साथ जो है मुख्य कर्म दिया होता है, लेकिन वो क्या होता है, कारक से रहित होता है, यानी कि उसके साथ कारक चिन्ह नहीं लगा होता है। लेकिन जो गौण कर्म होता है वो जो है, जो आपकी क्रिया होगी वाक्य के अंदर, उससे जो है अपेक्षाकृत क्या होगा, दूर होगा। जो गौण कर्म होता है वो क्रिया से अपेक्षाकृत दूर होता है और कारक चिन्ह सहित होता है। लेकिन जो मुख्य कर्म है ये आपका क्या है, मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म जो है क्रिया के समीप होता है और कारक चिन्ह से रहित होता है। अब आपने यहाँ पर देखा कि जूही ने लता को उपहार दिया, तो ये क्या था आपका गौण कर्म और ये था आपका मुख्य कर्म। अब मुख्य कर्म क्या है, क्रिया के पास है, और गौण कर्म क्या है, क्रिया से दूर है और कारक चिन्ह भी लगा हुआ है। इसी प्रकार जो है दूसरे वाक्य में है, पिताजी ने राकेश को नए जूते दिलवाए। ठीक है, दिलवाना क्या है, आपकी क्रिया हो गई। अब ये जो है जूते, जूते क्या है बेटा, यहाँ पर मुख्य कर्म है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, जूते के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। और राकेश ये क्या है, प्राणीवाचक है, गौण कर्म है, और वो क्रिया से जो है दूर है और कारक के साथ है, यानी कारक चिन्ह सहित है। इसी प्रकार यहाँ पर है, माँ रोज गाय को रोटी खिलाती है। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या है, खिलाती है, ये आपकी क्या है, क्रिया है। अब आपने इस क्रिया में देखा कि जो प्राणीवाचक कर्म है, गौण कर्म है, उसका क्या है, वो क्रिया से दूर है और इसके साथ जो है कारक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन जो अप्राणीवाचक कर्म है, मुख्य कर्म है, वो कारक से रहित है और जो है क्रिया के समीप है। तो ये होता है बेटा आपका द्विकर्मक क्रिया, यानी कि जिन सहकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें हम जो है द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जो है कर्म की दृष्टि से जो दूसरा भेद था वो क्या है बेटा आपका अकर्मक क्रिया। पहले हमने सहकर्मक के बारे में पढ़ा, अब आपका क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती और जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे माँ सो रही है, घोड़ा तेज दौड़ता है, हाथी नदी में नहाता है। तो यहाँ पर जो है बेटा, सो रही है, दौड़ता है, नहाता है, ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के साथ जब हम किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें इसका उत्तर नहीं मिलता। तो ये क्या है, आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। जब जो है आपको क्रिया के साथ जो किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता तो वे आपकी क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये क्या है, आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो बेटा आज हमने जो है क्रिया के बारे में पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का जो वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, कर्म की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। आज हमने जो है कर्म की दृष्टि से पढ़ा कि इसके दो भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एककर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो आशा करती हूँ बेटा कि आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।